वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 5, जिसमें आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कोरिलेशन। यह टॉपिक सभी स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेदर कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं या फिर इकोनॉमिक्स से हैं, अगर आपके सिलेबस में कोरिलेशन गिवन है तो ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो आज हम समझेंगे कोरिलेशन के बारे में डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज हम इसको करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। सो फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एज यूजुअल अपने नेट जेआरएफ जून 2022 के रेजोल्यूशन को एक बार पक्का कर लेते हैं, वो भी विद AIR। चलिए तो इन्हीं पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें समझना है सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है। व्हाट इज कोरिलेशन? तो कोरिलेशन दो शब्द से मिलके बना है। दिस इज को और रिलेशन। को का मतलब क्या है? को का मतलब है टू और रिलेशन का मतलब है उनके बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को अगर हमें ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो हम यूज करेंगे कोरिलेशन को। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट एवर हैज रिटन हियर। कोरिलेशन रेफर्स टू द process of establishing a relationship between two variable. So ये क्या है? Basically it is relationship between two variables. To identify or to understand whether a relationship exists between two variables or not, you plot the points on a scatter plot. इसमें बताया गया है कि वो रिलेशनशिप ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं। हम आगे आने वाली स्लाइड में समझेंगे स्केटर प्लॉट क्या होता है। हम एक स्केटर प्लॉट पर वो जो फिगर्स हैं, वो जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज को प्लेस करते हैं और उनकी जो भी ग्राफ बनता है उससे हमें पता चलता है कि ये कैसे रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है, अगर है तो कितना रिलेटेड है। ठीक है। सो इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ वे that change in one creates a corresponding change in the other, then the variable are said to be correlated. So this is very important line here. कोरिलेटेड, कोरिलेशन का मतलब क्या है? कोरिलेशन का मतलब है कि अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है कि अगर हम एक में कुछ चेंज करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली उस दूसरे वेरिएबल में भी कोई ऑटोमेटिक चेंज आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल कोरिलेटेड है। तो इसके एग्जांपल को हम एक बार समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट। मतलब क्या है कि दो वेरिएबल है, एक हाइट है, एक वेट है। अगर हाइट बढ़ रही है और वेट बढ़ रहा है तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है? हाइट बढ़ रही है, वेट कम हो रहा है, तो उनके बीच में कैसा रिलेशन? अगर हाइट बढ़ रही है और वेट का कोई इफेक्ट ही नहीं उसमें पड़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये आपके दो वेरिएबल्स लिए हैं और हम इनके बीच में रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये इकोनॉमिक्स में बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है सबका। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? तो ऑलरेडी कई स्टैटिस्टिशियन ने एस्टैब्लिश कर रखा है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। सो ये किस तरह का रिलेशन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका नेगेटिव रिलेशन। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं इस स्लाइड में कि हम रिलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम दो वेरिएबल्स लेते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको ढूंढते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्केटर डायग्राम। स्केटर डायग्राम क्या होता है अभी हम समझेंगे कि स्केटर डायग्राम की हमने अभी बात की कि कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं? स्केटर प्लॉट पर आप वेरिएबल्स की वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं। सो यहाँ पे जो स्केटर डायग्राम लिया गया है वो स्केटर डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है? ये दो वेरिएबल इन्होंने लिए हैं यहाँ पे। एक है आपका हाइट एंड वेट, जस्ट अ मिनट। एक है आपका हाइट एंड वेट। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सिस पे हाइट ली है, दूसरे एक्सिस पे यहाँ पे इन्होंने वेट लिया है। सो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के वेरिएबल्स की फिगर को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हमें किस टाइप का रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है? आप देखेंगे कि दोनों ही रिलेशन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे ये ऐसी सी लाइन बनती है, इस लाइन के चारों ओर ये पॉइंट्स आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिया है सेल्स और टेम्परेचर के रिलेशन को। तो सेल्स मतलब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये सेल बढ़ रही है, तो हो सकता है ये समर प्रोडक्ट की सेल होगी।
प्रोबेबली यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्कैटर प्लॉट कैसा होता है, इस तरह का एक ग्राफ होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं, और दोनों एक्सिस पर हम जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। फिर जो भी लाइन हमारे पास आती है, जो भी फॉर्म हमारे पास आती है, जो ग्राफ हमारे पास बनता है, उससे हम इनके रिलेशन का अंदाजा लगाते हैं। जैसे हाइट एंड वेट का यहाँ पे हमने अगर प्लॉट किया, कोई भी इमेजिनरी एग्जाम्पल है ये, तो आप देखेंगे कि उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। अगर हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है। इसी तरह से सेल्स का हमने यहाँ पे प्लॉट किया, सेल्स और टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेल्स भी बढ़ रही है। सो ये क्या है, दीज आर द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सो ये है आपका स्केटर डायग्राम। फिर आपका आएगा, हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है। कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और कोरिलेशन एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, दिस इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये क्या है, बेसिकली हमारी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। हम कहेंगे कोरिलेशन एनालिसिस इज अ प्रोसेस, जो जिस तरीके से हम दोनों के रिलेशन, दो वेरिएबल के रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, उसको बोला जाता है कोरिलेशन एनालिसिस। मतलब उस प्रोसेस को, उस तरीके को, उस विधि को बोला जाएगा कोरिलेशन एनालिसिस। सो ये क्या मेजर करता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक स्लाइड स्पेशली डाली है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस से हम क्या मेजर करते हैं। बट उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कोरिलेशन एनालिसिस वर्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब ही है कि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये स्टैटिस्टिकल टूल और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड द कोरिलेशन एनालिसिस। सो अभी पता करेंगे ये क्या काम क्या करता है। सो व्हाट डज कोरिलेशन मेजर, कोरिलेशन मेजर क्या करता है। इन स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन स्टडीज मेजर द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर फ्रेंड्स, सो आई एम मार्किंग, हाइलाइटिंग इट। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि जो रिलेशनशिप आया है वेरिएबल के बीच में, उनकी डायरेक्शन और एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट मतलब क्या रिलेशन है और कितना रिलेशन है वो, उसकी हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे कि कितने एक्सटेंट की क्या मतलब है। सो यहाँ पे ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। दूसरा इन्होंने एक और लाइन बोली है, वी शुड नेवर इंटरप्रेट कोरिलेशन एज इम्प्लाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि कोरिलेशन का मतलब, कोरिलेशन से हम ये पता नहीं कर सकते कि उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता चलेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें कौन बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बताता है रिग्रेशन। कोरिलेशन हमें सिर्फ बताएगा कि दो वेरिएबल्स हैं, रिलेटेड है, उनके रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है और एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट मतलब अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप क्या है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कौन सा इनमें से कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। एक एग्जांपल हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट एन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स आपको दिए हैं, और इसका मतलब क्या है कि मींस द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज फाउंड टू चेंज इन वन डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज फाउंड टू चेंज आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये आपके दो वेरिएबल यहाँ पे गिवन है, एक आपका गिवन है एक्स, एक आपका वाई। अगर हम कहेंगे कि ये कोरिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x में कोई चेंज आ रहा है तो y में भी कोई चेंज जरूर आएगा, और ये चेंज हो सकता है सेम डायरेक्शन में भी आए जो यहाँ पे लिखा है, और ये भी हो सकता है कि ये चेंज अपोजिट डायरेक्शन में आए। और अगर सेम डायरेक्शन में ये चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे उसको पॉजिटिव चेंज, यानी कि उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाएगा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी x घट रहा है और y बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव चेंज। आई होप दिस इज क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। देखिए फ्रेंड, हमने समझा कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन एनालिसिस किसको बोलते हैं। नाउ द टर्म्स कम, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। सो द कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं हम R से। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ समरी measure that describes the extent of the statistical relationship between the two interval or ratio level variable। ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि कोरिलेशन किस टाइप के वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है। ये रिलेशन फाइंड आउट करता है इंटरवल और रेशियो लेवल के वेरिएबल के बीच में। और कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब जो हम कोरिलेशन ढूंढ रहे हैं उसको बोला जाएगा कोरिलेशन एनालिसिस, और जो एक सिंबल से हम कोरिलेशन को डिनोट करेंगे उसको बोला जाएगा R। R क्या है, ये आपका है कोरिलेशन कोफिशिएंट।
इसकी वैल्यू क्या कहां से कहां तक वेरी करती है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज स्केल्ड सो दैट इट इज ऑलवेज बिटवीन -1 to +1। ये पॉइंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, तो आपको पता होना चाहिए -1 to +1। When r is close to 0, this means that there is little relationship between variable। यानी कि अगर r 0 के नजदीक है तो इसका मतलब दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा रिलेशन है, दो वेरिएबल के बीच में। और and the farther away from r 0, r is in either positive or negative direction, the greater the relationship between the two variable। देखिए ये सिंपल सी एक बात बोल रहा है कि अगर आपका r 0 है, यहाँ पे r यहाँ पे सपोज आपका r अगर 0 है तो इसका मतलब है कि नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। और अगर ये 0 के नजदीक है कहीं पे, यानी कि 0.1 है या 0.2 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेशन है, लिटिल कोरिलेशन। लेकिन ये जितना 0 से दूर होता जाएगा और 1 के पास होता जाएगा, तो इसका क्या है मतलब है, इसका मतलब है कि उनके बीच में कोरिलेशन बढ़ता जा रहा है, और उनके बीच में कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, टाइप ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। टाइप, कितने टाइप का कोरिलेशन होता है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का कोरिलेशन होता है। कितने टाइप का कोरिलेशन होता है फ्रेंड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव मतलब जब सेम डायरेक्शन की हम बात करेंगे कि एक वेरिएबल जिस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा भी उसमें जा रहा है। अगर ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है। जैसे हमने पीछे फर्स्ट स्लाइड के एग्जांपल में देखा था हाइट एंड वेट के केस में। नेगेटिव कोरिलेशन की हम बात करेंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन का कीवर्ड है अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी कम होगा, यानी कि जैसे हम सेल्स और प्राइस के केस में देखते हैं। और 0 कोरिलेशन का मतलब है कि नो कोरिलेशन। अभी हमने समझा था अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट हमने पढ़ा सेकंड स्लाइड में। क्या होता है? ग्राफ होता है जहां पे 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। The scatter plot explain the correlation between the two attributes or variable। यानी कि हमें दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना तो हम कैसे करते हैं? हम स्कैटर प्लॉट से करते हैं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कम्स इट रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली द टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड। ये बताता है कि कितना क्लोज दोनों के बीच में रिलेशन है। तो ये 3 डिग्री हो सकती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। तो यहाँ पे मैं कहूंगी आप इतना पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इस तरीके से बनाइएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे 3 टाइप्स नोट कर लिए, यहाँ पे आपने उनको सिंबलाइज कर दिया। ये चीजें आपको रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प करेंगी फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? सेम डायरेक्शन इज द कीवर्ड। सो दैट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज फॉलोड बाय एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं कि एक में अगर कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? व्हेन द वैल्यूज ऑफ द 2 वेरिएबल्स मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका कीवर्ड क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दैट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल is followed by increase or decrease in the value of other variable। यानी कि अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, अगर ऐसा रिलेशन है तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव रिलेशन, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन की हम यहाँ पे बात करें। नो कोरिलेशन मतलब देयर इज नो लीनियर डिपेंडेंसी और नो रिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल। मतलब कि एक में कुछ चेंज आ रहा है तो दूसरे का उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उस टाइप रिलेशन को बोलेंगे हम नो कोरिलेशन। I hope this is clear. Moving to the next. अभी हम समझेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितनी होती है। सो डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डिग्री मतलब इंटेंसिटी, एक्सटेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। एक चीज हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी, कोरिलेशन क्या मेजर करता है? कोरिलेशन मेजर दैट डिग्री एंड एक्सटेंट, डायरेक्शन एंड एक्सटेंट, सॉरी डायरेक्शन एंड एक्सटेंट यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड आउट करता है। एक्सटेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंट को हम बोलेंगे डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे एक्सटेंड को हम बोलेंगे डिग्री। हमें पता है 3 तरह की कोरिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज योर नो कोरिलेशन। ठीक है, 3 टाइप के कोरिलेशन हमने पढ़े हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव कोरिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और नो कोरिलेशन की दोनों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे डिग्रीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो फ्रेंड्स, हमारे पास 5 डिग्रीज होती हैं। पहला है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या बता रहा है कि when two variables vary at constant rate, तो यहाँ पे आप इसका कीवर्ड नोट करेंगे, वेरी एट कांस्टेंट रेट। यानी कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है कि अगर पहले में 10% चेंज आ रहा है एक वेरिएबल में, वेरिएबल ए है, दिस इज गोइंग अप बाय 10%, सो दूसरा वेरिएबल भी अप हो रहा है 10% से, यानी कांस्टेंट रेट है। अगर यहाँ पे है कि वेरिएबल ए 10% से कम हो रहा है और वेरिएबल बी 10% से बढ़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट द इंपॉर्टेंट टर्म इज नॉट टू बी एड। यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट टर्म है आपका कांस्टेंट रेट। सो व्हेन टू वेरिएबल्स वेरी एट कांस्टेंट रेट इन द सेम डायरेक्शन, इट इज perfect positive, and when the two variables vary at constant ratio or constant rate in the opposite direction, it is a perfect negative। देखिए, परफेक्ट कोरिलेशन 2 तरह से हो सकता है आपका, परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब आप समझ गए, दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब आपको पता है दोनों वेरिएबल अलग अलग दिशा में मूव कर रहे हैं, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे परफेक्ट वर्ड लग गया तो इसका मतलब है कि उनका रेट, चेंज होने का रेट सेम है, चेंज होने की परसेंटेज यहाँ पे सेम है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर परफेक्ट पॉजिटिव आपको दिया है तो उसकी वैल्यू +1 होगी, परफेक्ट नेगेटिव आपको दिया है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ कि दिखते कैसे हैं ये। सेकेंड आपका आता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी डिग्री, इसका एक्सटेंट कितना होगा, आर की वैल्यू आएगी आपकी 0। यहाँ पे अगर आपका नो कोरिलेशन है तो आर की वैल्यू आएगी आपकी 0। फिर थर्ड है आपकी डिग्री, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे क्या बता रहा है, ना आपका 0 है ना आपका 1 है, तो क्या है 1 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। सो अगर आर की वैल्यू आती है आपकी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है फ्रेंड्स, माइंड इट। अगर आर की वैल्यू आती है आपकी ±0.75 to 1 के बीच में, यानी कि ये कहीं ना कहीं वेरी क्लोज टू 1 है, तो ये क्या आएगा आपका हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री की जब हम बात करेंगे तो हम बात करें 0.75 से लेके 1 के बीच में अगर आर की वैल्यू आ रही है। आर क्या है आपका, आर है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज योर मॉडरेट डिग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव। मॉडरेट डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0.25 to 0.75, यानी कि आपकी वैल्यू अगर आती है आर की वैल्यू 0.25, ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लस में आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस में आएगा। तो हम दोनों ही कंसिडर करके चलेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। थर्ड इज लो डिग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव। लो डिग्री कितना आया, ये वेरी क्लोज टू 0 जो होगा वो आएगा आपका लो डिग्री में। तो ये कितना है 0 to ±0.25, यानी कि 0 से लेकर -0.25 तक अगर आपकी आर की वैल्यू आ रही है तो ये है आपका लो डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये डिग्रीज क्या बताती है, डिग्रीज बताती है एक्सटेंट, मतलब आपके जो 2 वेरिएबल है वो परफेक्टली कोरिलेटेड है या नहीं है, या फिर उनके बीच में लिमिटेड कोरिलेशन है। लिमिटेड में भी 3 डिग्रीज है, हाई, मॉडरेट और लो। उनकी वैल्यूज हमें दी गई है, हाई की वैल्यू हमें दी गई है ±0.75 to 1, मॉडरेट की हमें दी गई है ±0.25 to 0.75, लो डिग्री की हमें दी गई है 0 to ±0.25। तो ये डिग्रीज, हमें डिग्रीज की वैल्यू हमें याद रखनी जरूरी है, तो इसको आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये दिखता कैसा, स्केटर प्लॉट ये आपको गिवन है। स्केटर प्लॉट पर अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो ये कैसा दिखता है। सो इसमें 2 फिगर मिसिंग है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। अगर ये आपका गिवन है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो अगर ये परफेक्ट कोरिलेशन है तो इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी 45 डिग्री पे।
स्ट्रेट लाइन यानी कि ये जो सारे वेरिएबल्स हैं आपके ये इसी लाइन पे आएंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ये फॉर्म करेगा और ये परफेक्ट है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो दिस इज द परफेक्ट पॉजिटिव। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ, दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव। दूसरा है आपका परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव मतलब दोनों ही वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब हम इनको प्लॉट करते हैं तो ये लाइन कैसे आएगी, ये लाइन आएगी ऐसी, ठीक है। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये सारे वेरिएबल्स इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका है परफेक्ट नेगेटिव। तो अगर आपको कहीं पे इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे कहीं पे आपको फिगर दे दी जाए और आपको आइडेंटिफाई करना कि ये फिगर किसको सिंबलाइज कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर एक स्ट्रेट लाइन है और सीधा ऊपर जा रही है, 45 डिग्री के एंगल पे जा रही है, तो ये है परफेक्ट पॉजिटिव। आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू है +1 और परफेक्ट नेगेटिव में आर क्या है, आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू आएगी -1। सो यहाँ पे फिर आपका आता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो आपकी वैल्यू क्या है, 0.75 to 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही है, तो उसका आप स्कैटर प्लॉट पे करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से आता है। अगर आपका आएगा वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक की वैल्यू कहां से लाई करेगी, 0 to 0.25 के बीच में कहीं ना कहीं आपकी आर की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है। फिर आपका आएगा मॉडरेट। मॉडरेट में क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, तो आप ये देखेंगे ये जो डॉट्स है ये आपकी वेरिएबल की वैल्यू है, और वेरिएबल की वैल्यू अगर लाइन के बिल्कुल आसपास है तो ये स्ट्रॉन्ग है। अगर एक सिंगल लाइन पे ही सारे वेरिएबल आ गए हैं तो ये परफेक्ट है, और लाइन से अगर ये बहुत दूर दूर है तो ये है आपका वीक है, और लाइन के अगर ये बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो ये स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा दूर है तो ये आपका मॉडरेट है। तो इसी तरह से नेगेटिव की बात करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है -0.75 to -1 इसकी वैल्यू आ जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मतलब इस लाइन के आसपास है लेकिन ऊपर नहीं है सारे पॉइंट्स। आप देखेंगे कुछ पॉइंट नीचे हैं, कुछ पॉइंट ऊपर है, लेकिन बहुत कम पॉइंट है जो लाइन पर होंगे। इसी तरह से वीक नेगेटिव कोरिलेशन, वीक मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशन तो है लेकिन थोड़ा सा रिलेशन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 to -25। इसकी इसी तरह से मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन कि थोड़ा कोरिलेशन है, मॉडरेट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.25 to -0.75। और नो कोरिलेशन है तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि कोई ये फॉर्म ही नहीं कर रहा, कोई लाइन ही नहीं बन रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये स्लाइड से आपको क्लियर हो गया होगा इसकी डिग्रीज के बारे में। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज क्या है कोरिलेशन की, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो आर हम स्टडी कर रहे हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए इनको समझते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें भली बात ही पता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं तो उस एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस को ही कोरिलेशन, उससे जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन द सेम मेजरमेंट एज इन विच द टू वेरिएबल्स आर, यानी कि इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगी, जो वेरिएबल्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अगर दो वेरिएबल हमें गिवन है केजीज में, दो वेरिएबल हमें गिवन है मीटर्स में, तो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी उन्हीं यूनिट में मेजर होगा। The sign which correlation of coefficient will always the same as variance। आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे वेरिएंस क्या होता है। इसमें बताया गया है कि साइन ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस और कोरिलेशन के कोएफिशिएंट का साइन हमेशा सेम होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो वेरिएंस भी पॉजिटिव होगा, वेरिएंस नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा। सो इन दोनों के साइन हमेशा सेम रहते हैं। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to +1। पिछली स्लाइड में हमने समझा था कि इन दोनों की वैल्यू -1 to +1 के बीच में वेरी करती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट सजेस्ट दैट द कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव। हमें पता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी हमें पता रिलेशन है, हम ये मान के चलते हैं, और रिलेशन के नेगेटिव वैल्यू का अमाउंट हमें बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है।
So if R goes on approaching toward -1, then it means the relationship is going toward the negative side. अगर -1 की साइड R की वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव रिलेशन है, +1 की तरफ अगर हमें हमारी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हमारा रिलेशन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, when R approaches to the sides of +1, then it means the relationship is strong and positive, and by this we can say that the +1, if the result is +1, correlation coefficient की वैल्यू +1 आ रही तो रिलेशनशिप इज इन अ पॉजिटिव स्टेट। हमें पता है रिलेशनशिप दोनों ही तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो नेक्स्ट इज द वीक कोरिलेशन इज सिग्नल्ड व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अप्रोचेस टू 0। जब हम ये डिग्रीज कर रहे थे तो हमने अच्छे से समझा कि जब ये 0 की तरफ जाता है तो वीक कोरिलेशन को दिखाता है, जब ये आर की वैल्यू 1 की तरफ मूव कर रही है तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को दिखा रहा है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर without effect of any unit, and it is not affected when we add number to the all values of variable, and इसी तरह से we can multiply all the variable by the same positive number. It does not affected the correlation coefficient. एक चीज हम बार बार मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मेजर ऑफ स्क्यूनेस में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सब में पढ़ते आ रहे हैं, वो है आपका चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। जहां पे आप देख रहे थे कि जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो चेंज ऑफ ऑरिजिन से तो फ्री होता है, यानी उसमें कुछ भी प्लस माइनस करो उसके ऊपर डिस्पर्जन के मेजर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल का आता है। लेकिन कोरिलेशन के लिए यह प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो आई मार्क्ड इट हियर इम्पोर्टेंट कि इट इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ scale. Next property is we use correlation for measuring the association, but that does not mean we are talking about the causation. यानी कि ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता। हमने पहली ही स्लाइड में ही समझ लिया था कि ये सिर्फ रिलेशन बताएगा कि है कि नहीं है तो उसकी एक्सटेंड डिग्री कितनी है, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता है। सो दिस इज वेरी क्लियर। ये हमें याद रखना है कि ये क्या बताता है और क्या नहीं बताता। वैल्यूज कहां से कहां लाई करती है, चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से ये फ्री होता है, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वेरिएंस और कोफिशिएंट के साइन हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साइन हमेशा सेम होते हैं। ये कुछ मोटे मोटे प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। अभी हम समझेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट फॉर्मूला। ये जो भाई साहब हैं कार्ल पियर्सन, इन्होंने स्टैटिस्टिक में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है और जगह जगह पे हमें इनके फॉर्मूलाज को समझना है। सो अभी हम समझ लेते हैं कार्ल पियर्सन भाई साहब ने क्या बोला है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। कोरिलेशन क्या है ये हमें समझ में आ गया है। कोरिलेशन है आपका, कोरिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमें पता है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट शोज द मेजर ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो हमने मापा है उसको हम डिनोट करते हैं आर से। आर को बोला जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। To compare two data sets, we use the correlation formula. So अगर हमें दो data sets given है और उनको हमें compare करना है तो वो comparison हम कैसे करेंगे, वो comparison करेंगे हम correlation formula को use करके। So correlation formula जो कार्ल पियर्सन ने दिया है वो क्या है, ये बहुत commonly used formula है और ये formula में से तो UGC 100% क्वेश्चन पूछता है आपसे। So the most common formula is the Pearson correlation coefficient used for linear dependency between the data set। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर हमें लीनियर किसी डाटा सेट के बीच में निकालना है तो हम लोग किसको यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन फॉर्मूला। The values of correlation lies between -1 to +1, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं। When the coefficient comes down to 0, it means data is considered not related। हमें पता है अगर 0 है तो डाटा रिलेटेड नहीं है। While if we get the value of +1, then the data is positively correlated। अगर हमें +1 के नजदीक वैल्यू मिलती है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और एग्जैक्ट हमें 1 ही मिल जाता है तो इट मीन्स कि हमारा डाटा परफेक्टली कोरिलेटेड है। ये प्लस का भी हो सकता है और 1 ये माइनस का भी हो सकता है। माइनस डिनोट्स द नेगेटिव कोरिलेशन है। सो आई होप दिस इज क्लियर। हम समझेंगे कि कार्ल पियर्सन भाई साहब ने कौन कौन सा फॉर्मूलाज हमें दिए हैं।
सो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूलाज गिवन है वो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें कार्ल पियर्सन ने दिए हैं। तो एक्चुअल मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो इनका जो पहला फॉर्मूला इन्होंने दिया है वो यहाँ पे इन्होंने दिया है एक्चुअल मीन मेथड से। फर्स्ट फॉर्मूला इज गिवन एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड से इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, इसमें हम पहले एक्चुअल मीन कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन वाई स्क्वायर। अभी हम इस फॉर्मूला को और भी एलोबरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो R है, ये जो शॉर्ट में समीशन x और y डिनोट कर रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं x में से जब हम मीन को डाइवेट कर देते हैं, इसका मीन का डाइवेशन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका स्मॉल x। ठीक है, इसी तरह से y में से y मीन को डाइवेट कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका स्मॉल y, और जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका xy। ठीक है, इसी तरह से अंडर रूट के लिए भी जो हमने लिया है वो लिया है हमने समीशन x माइनस x मीन से हमने जो डाइवेट किया उसका स्क्वायर इनटू में y माइनस y मीन से जो डाइवेट किया उसका स्क्वायर, और इसको बोला गया है यहाँ पे, इसको हम कई बार डिनोट कर देते हैं समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। इसको हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझना है फ्रेंड्स अभी, तो आप एक बार ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है उसको हमने फिर यहाँ से एलोबरेट किया है कि ये कैसे आया है, तो इसका हम एग्जाम्पल भी अभी समझेंगे। तो एक बार के लिए आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला इसका है, सेकेंड फॉर्मूला आपका आता है अज्यूम्ड मीन से। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने किया एक्चुअल मीन से, और यहाँ पे आप कर रहे हैं अभी अज्यूम्ड मीन से। अज्यूम्ड मीन से कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला को, अज्यूम्ड मीन मेथड। ये आप जैसे मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप भी अपने नोट्स में इसको नोट करते जाइए। अज्यूम्ड मीन से कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू n इंटू dx dy माइनस समीशन dx इंटू में समीशन dy, दिस इज डिवाइडेड बाय द n इंटू समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का स्क्वायर n इंटू समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका एज्यूम्ड मीन का। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम इसको अभी विद एग्जांपल समझने वाले, मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे नोट किए हैं। एज्यूम्ड मीन से इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला हमने वो समझा, सेकंड ये समझा, थर्ड हमने समझा है अभी डायरेक्ट फिगर से। डायरेक्ट फिगर से, डायरेक्ट आप फिगर्स जब ले लेते हैं तो डायरेक्ट फिगर से फॉर्मूला क्या बनता है, R इज इक्वल टू n इंटू समीशन एक्स वाई। ये क्या है, यहाँ पे आप कोई डेरिवेशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जैसा आपको गिवन है वैसा का वैसा आप x और y की फिगर को प्लेस कर रहे हैं। ये आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए इस फॉर्मूला को। n इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट किए हैं। सो एग्जांपल के आप जब गो थ्रू होंगे, आपको एग्जाम में कभी भी पूरा क्वेश्चन इतने बड़े फॉर्मूला का समझने के लिए नहीं मिलता है। आपको क्या मिलता है, मोस्टली आपको किस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन आपको कैसे दिए होंगे, क्वेश्चन आपको दिए होंगे, आपको काफी सारा डाटा गिवन होगा और उसमें से फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कुछ फिगर्स को वहां पे पुट करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सो वहां पे क्वेश्चंस पे जाने से पहले
चलिए मैं आपको एक बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही ले चलती हूँ सो दैट आपका डाउट दूर हो जाए। यहाँ पे जो अभी हमने थर्ड फॉर्मूला किया है वहां पे इन्होंने यहाँ पे एक्चुअल का इन्होंने पुट कर दिया है। तो इस फॉर्मूला को अगर आप यहाँ पे लगा के देखते हैं तो यहाँ पे आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पे एज लिया है और वेट लिया है। एज को हम एक्स मान लेते हैं, वेट को हम वाई मान लेते हैं और इन्होंने डायरेक्ट इन्हीं फिगर को डाइवेट नहीं किया है, इन्हीं फिगर को जो हमने थर्ड फॉर्मूला यूज किया था वहां पे ये फॉर्मूला उन्होंने पुट करा है और यहाँ से इनको कोरिलेशन को इन्होंने यहाँ पे मेजर कर लिया है। इसी तरह से इनका दूसरा एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने डाइवेशन से लिया है। दिस इज द टाइप 1, दिस इज द टाइप 2। यहाँ पे इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया है जो हमने पहला फॉर्मूला यूज किया था, समीशन एक्स वाई यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर, यानी कि ये दो फिगर हैं, बर्थ रेट को इन्होंने एक्स ले लिया है, डेथ रेट को वाई ले लिया है और यहाँ पे एक्चुअल मीन कैलकुलेट किया गया है। फ्रेंड्स जो एक्चुअल मीन आ गया यहाँ पे 30, वाई का आ गया 22। एक्चुअल मीन को यहाँ पे एक्स से डाइवेट किया है, उसका समीशन यहाँ पे 0 आता है। आपको पता है मीन की प्रॉपर्टी, जब भी आप एक्चुअल मीन से डाइवेशन करते हैं तो समीशन जो डाइवेशन का समीशन आता है ये हमेशा 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये जो फिगर आई है इसका स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर के जोड़ लिया गया है यहाँ पे। इसी तरह से y के डाइवेशन का स्क्वायर किया गया है और x y को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। ये जो डाइवेशन आपने निकाला था ना यहाँ पे, इसको हमने स्मॉल x और स्मॉल y से डिनोट किया था, इसको यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके ये आ गया है एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू उन्होंने निकाल के सिंपल इस फॉर्मूला में यहाँ पे ये पुट कर दी है। सो इसको आप 2 मिनट रुककर पॉज करके इस एग्जांपल को अपनी नोटबुक में नोट करके समझेंगे तो ये एग्जांपल, ये फॉर्मूले आपको तुरंत याद हो जाएंगे। सो इसी तरह से यहाँ पे एज्यूम्ड मीन से निकाला गया है। ये क्या है, ये आप डायरेक्ट फिगर से निकाला गया है। यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फिगर से निकाला गया है। यहाँ पे इसने निकाला है ये एक्चुअल मीन से निकाला है। और अब भी एक चीज हमें पता है कि एज्यूम्ड मीन भी होता है जहां पे एक्चुअल मीन नहीं निकालते हैं, और एज्यूम्ड मीन से कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे पूरा एक एग्जांपल सॉल्व किया गया है। दिस इज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। दिस इज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। तो इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये x की सीरीज, एक वेरिएबल x दिया गया है, सेकंड वेरिएबल y दिया गया है। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन किसको मान लिया गया है, एज्यूम्ड मीन मान लिया गया है यहाँ पर 15। लेट्स एज्यूम की 15 एज्यूम्ड मीन है, उसमें से फिर ये डाइवेट किया जाता है। जब हम डाइवेशन कर रहे थे फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक्चुअल मीन से हम कर रहे हैं तो इसको डिनोट कर रहे थे हम शॉर्ट x से, मतलब स्मॉल x से, और जब हम एज्यूम्ड मीन से इसका डाइवेशन कर रहे हैं तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं dx से। इसी तरह से यहाँ पे dx का डाइवेशन के बाद उसका स्क्वायर ले लिया गया है, इसी तरह से dy ले लिया गया dy का स्क्वायर, और ये जो डाइवेशन आया था dx और dy इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इन वैल्यूज को जब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है यहाँ पे r। तो यहाँ पे R कितना आया, आपका R आया यहाँ पे 0.19। 0.19 क्या है, यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि आपको R की वैल्यू दी गई, आपको उसकी डिग्री बतानी है, एक्सटेंट बताना है, सो आपको पता है कि ये प्लस का है तो ये पॉजिटिव है, और 0.19 कहीं ना कहीं ये रेंज कर रहा है 0 to +25 के बीच में। सो दिस इज वेरी लो डिग्री, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है एग्जाम में कि आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अभी हम समझेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हमने समझ लिया इसके फॉर्मूला को, हमने समझ लिया इसके एग्जाम्पल्स को, तो अभी हमें समझना है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज क्या है। सो इसकी प्रॉपर्टीज है अजम्पशन और रिक्वायरमेंट, और कुछ इसको प्रॉपर्टीज भी बोला जा सकता है। सो द डाटा सेट विच is to be correlated should approximate to the normal distribution। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो डाटा सेट है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए कहीं ना कहीं। इफ द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द डाटा पॉइंट आर टेंड टू बी क्लोजर टू द मीन। अगर डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को हम अप्लाई नहीं करते। सो इसको एप्लीकेशन की सबसे पहले असम्पशन ये है कि हम यही मान के चलते हैं कि डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा डाटा होता है, जो सिमेट्रिकल में
में होता है, जहाँ पे आप देखते हैं कि डाटा ये है तो इसका फ्रीक्वेंसी कर्व इस टाइप से ये बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, व्हेन द डाटा फॉलोज अ लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि दोनों के बीच में डाटा सेट्स है, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। इट इज सेड टू बी इन लीनियरिटी इफ द डाटा पॉइंट्स कम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन द स्कैटर प्लॉट। यानी कि हमने देखा था कि लीनियर रिलेशन क्या है, कि अगर आपके डाटा पॉइंट ऐसे 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 जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम इनके बीच से लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके डाटा पॉइंट ऐसा कुछ लाइन फॉर्म कर रहे हैं या फिर नॉन लीनियर बोलते हैं हम इसको, ऐसा कुछ पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में हम कैलिब्रेशन कोएफिशिएंट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो क्या होना चाहिए, डाटा शुड बी इन लीनियर फॉर्म, इट शुड नॉट बी इन नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर फॉर्म। Third point is the variable which can take any values in an interval are कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी बताई गई है कि वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होने चाहिए। सो द डाटा सेट मस्ट कंटेन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल टू कंप्यूट द पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि जिनसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से हैं, जो कि डेसिमल पॉइंट को भी एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाटा पॉइंट मस्ट बी इन पेयर होना चाहिए उनका, विच आर टर्म एज पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है या दूसरा बढ़ रहा है, सो दोनों एक पेयर में काम करने चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज देयर शुड मस्ट नॉट बी नो आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स होते हैं कि एक वैल्यू आपकी 1 2 3 4 ऐसे चल रहे और अचानक से आपकी एक वैल्यू जाती है 100। सो व्हाट इज दिस 100 इज द आउटलायर्स, जो कि आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को इनएप्रोप्रिएट बना देती है। सो ये 5 प्रॉपर्टीज है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। सो फ्रेंड्स, हमने समझा कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका हमने समझा कि इसके फॉर्मूलाज कैसे, 3 फॉर्मूलाज हमें गिवन है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड के 2 फॉर्मूलाज गिवन है, एक्चुअल फिगर से हमने कैलकुलेट किया और एक्चुअल मीन से हमने कैलकुलेट किया। सेकंड, हमने इनडायरेक्ट मेथड को यूज किया जहां पे हमने फॉर्मूलाज में लगाया एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन से हमने डेविएशंस निकाले हैं और वहां से हमने कैलिब्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट किया। फिर हमने समझा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कुछ ऑप्शंस देके ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, डाटा पॉइंट्स मस्ट बी इन पेयर एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी आउटलायर, या कोई आउटलायर नहीं होने चाहिए डाटा में। सो आई होप यहां तक आपको सब समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट कम्स योर कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या होता है, इसको हम अभी समझेंगे। सो कोवेरियंस एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोरिलेशन के चैप्टर में। सो कोवेरियंस क्या बताता है, इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोवेरियंस इज अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 रैंडम वेरिएबल। जैसे हमने देखा कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या कर रहा है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट 2 रैंडम वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को मेजर कर रहा है, इसी तरह से कोवेरियंस भी ये सेम फंक्शन करता है। ठीक है, सो द मैट्रिक इवेलुएट्स, मैट्रिक मतलब दिस कोवेरियंस की हम बात करें, द मैट्रिक इवेलुएट हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट द वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, यानी कि ये बताता है कि कितना और किस डायरेक्शन में 2 वेरिएबल में चेंज आ रहा है। इन अदर वर्ड्स इट इज एसेंशियली अ मेजर ऑफ वेरिएंस बिटवीन 2 वेरिएबल। वेरिएंस मतलब चेंज कितना आ रहा है, बदलाव कितना आ रहा है। सो हाउएवर द मैट्रिक्स डज नॉट असेस द डिपेंडेंसी बिटवीन वेरिएबल, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, ये यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं बता रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ ये बताता है कि 2 वेरिएबल कोरिलेटेड है, टू व्हाट एक्सटेंट, कितने कोरिलेटेड है, लेकिन ये उनके बीच में डिपेंडेंसी को नहीं बताता है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, डज नॉट असेस द डिपेंडेंसी बिटवीन द वेरिएबल। जैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में भी हमने देखा कि ये क्या है कि ये डिपेंडेंसी को ये भी नहीं बता रहा कि कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड है। फिर इसमें और कोरिलेशन कोएफिशिएंट में डिफरेंस क्या है, ये हमें इस लाइन से क्लियर होगा। अनलाइक the correlation coefficient, the covariance is measured in units and the units are computed by multiplying the units of 2 variable. The variance can take positive or negative values.
यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये यूनिट में मेजर किया जाएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? कोरिलेशन, जब भी हम किसी भी कोफिशिएंट की बात करेंगे, कोफिशिएंट इज ए यूनिट फ्री मेजर, ये यूनिट फ्री मेजर है। लेकिन कोवेरियंस क्या है? कोवेरियंस एक यूनिट में मेजर करेगा। जो भी आपकी वेरिएंस की वेरिएबल्स की यूनिट होगी उन्हीं में ये भी अपने डाटा को, अपने रिजल्ट को मेजर करेगा। सो यहाँ पे दो तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, पॉजिटिव कोवेरियंस एंड नेगेटिव कोवेरियंस। सेम थिंग है जो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं। पॉजिटिव इंडिकेट्स द टू वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है, इसमें ये तो हमें याद हो ही गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का मीनिंग ही क्या है। सो यहाँ पे कोवेरियंस का फॉर्मूला गिवन है। कोवेरियंस का फॉर्मूला, अगर आप पॉपुलेशन का कोवेरियंस कैलकुलेट कर रहे हैं सो ये आ रहा है आपका x माइनस मीन से, जब आप उसको डाइवेट करके, इसी तरह से y को जब आप मीन से डाइवेट करके मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे n से, तो ये बन जाता है आपका कोवेरियंस। और इसी तरह से अगर आप सैंपल के लिए कर रहे हैं तो आप n में से 1 घटा देंगे, सिर्फ इतना ही डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है। कोवेरियंस का फॉर्मूला है यहाँ पे, कोवेरियंस के लिए हमने x लिया, x में से मीन को डाइवेट करके जो भी समीशन आया उसको मल्टीप्लाई किया y में से, y के मीन को डाइवेट करके और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, कोवेरियंस और कोरिलेशन के बीच में क्या रिलेशन है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एक बार इसको समझते हैं। कोवेरियंस एंड कोरिलेशन दोनों ही हमें सेम लग रहे हैं, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो फॉर्मूला का डिफरेंस हमारे इस चीज को डिस्क्राइब करेगा। यहाँ पे कोवेरियंस एंड कोरिलेशन बोथ प्राइमरीली असेस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को निकाल रहे हैं। द क्लोजेस्ट एनालॉजी टू द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है। जो हमें पता है वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस है आपका, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो भी रिलेशन है वही रिलेशन कोवेरियंस और कोरिलेशन के बीच में है। यानी कि अगर हम वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और अगर हम कोवेरियंस की बात करेंगे तो हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा के स्क्वायर से। ठीक है, सो जो ये रिलेशन इनके बीच में, ये रिलेशन कोवेरियंस और कोरिलेशन के बीच में। नेक्स्ट कम्स कोवेरियंस measures the total variation of two random variable from their expected value. Using covariance we can only gauge the direction of relationship. This is very important. हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोरिलेशन क्या बताता है, डायरेक्शन एंड एक्सटेंट यानी कि डिग्री, और कोवेरियंस क्या बताएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कोवेरियंस बताएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो कोवेरियंस से आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ का या डिग्री का या एक्सटेंट का पता नहीं चलेगा। आई मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट है। कोवेरियंस क्या बताएगा, इट ओनली गोज द, मतलब गोज मतलब ढूंढता है, बताता है डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, डज नॉट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। जो हमने पढ़ा था ना, परफेक्ट रिलेशन, हाईली, वीक, मॉडरेट, ये सब रिलेशन कोवेरियंस नहीं बताता, सिर्फ इतना बताएगा कि हाँ रिलेटेड है कि नहीं है, बस दैट्स इट। ऑन द अदर हैंड कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, सेम थिंग इज रिटन हियर कि कोरिलेशन मेजर करता है स्ट्रेंथ को, कोरिलेशन इज स्केल्ड मेजर ऑफ कोवेरियंस, यानी कि कोवेरियंस के फॉर्मूला को ही फर्दर डिराइव करके आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला बनाएगा। इट इज डायमेंशनलेस, इन अदर वर्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज अ प्योर वैल्यू नॉट मेजर्ड इन एनी यूनिट। ये पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक प्योर वैल्यू है। आपने देखा वो वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करती है, वो वैल्यू लाई करती है आपके -1 to +1 के बीच में कहीं भी हो सकती है वो। ठीक है, तो इट इज अ प्योर वैल्यू, डज नॉट मेजर्ड इन एनी यूनिट्स व्हाइल द कोवेरियंस इज मेजर्ड इन द यूनिट। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये डिफरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके एक बार आप सेल्फ रीडिंग भी ले लीजिए इसकी, सो दैट ऑल पॉइंट्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। अभी यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को बताया गया है कि न्यूमेरिकली कैसे रिलेटेड है कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। सो कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा फ्रेंड्स, क्या है कोवेरियंस का फॉर्मूला है हमारा कि आप जस्ट अ मिनट है, मैं यहाँ पे इसको नोट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। कोवेरियंस का हमारा फॉर्मूला है कि आपने x लिया, इसका समीशन करते हैं आप, x में से आपने x
मीन को माइनस किया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया y में से y मीन को, ठीक है, डिवाइड बाय n किया। क्लियर? ये है आपका कोवेरियंस। इसी तरह से आपके इसका कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? कोरिलेशन का आपका फॉर्मूला है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, x में से x को मीन को माइनस कर रहे हैं, इनटू में y में से y मीन को माइनस कर रहे हैं। तो जो न्यूमरेटर है ये दोनों का सेम आ रहा है। क्लियर है ये चीज आपको यहाँ पे? लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप कर रहे हैं समीशन x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू समीशन y माइनस y मीन का स्क्वायर। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो न्यूमरेटर का आ रहा है, डिनोमिनेटर का आ रहा है, सॉरी। तो अगर डिनोमिनेटर को हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ y। तो एक बार स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x को निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन को निकालने का फॉर्मूला है हमारा x माइनस मीन, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर अपॉन में n। इसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन y को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन y माइनस y मीन का जब हम डाइवेशन का स्क्वायर कर देते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं n से। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं इसको निकालने का फॉर्मूला आ जाता है। सो जब ये वैल्यूज को हम यहाँ पे आमने सामने पुट करते हैं तो हमारे पास आता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया अभी हम इसको समझेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे आपने, अभी मैं इस चीज को फिर से नोट कर रही हूँ, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है आपका, दिस इज योर कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू समीशन y माइनस ये y के मीन को जब लेते हैं अपॉन में n। इसी तरह से आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट का जब हम कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगाते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट का जब हम एक्चुअल मीन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो पहला फॉर्मूला हमने किया था तो वो क्या था, x माइनस एक्स मीन का डेरिवेशन लिया, यहाँ पे आपने y माइनस y मीन का डेरिवेशन लिया, अपॉन में आपने किया यहाँ पे अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर इंटू में समीशन y माइनस y मीन का स्क्वायर। राइट, आपको याद होगा आपने ये किया है, बिल्कुल किया है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जब आप दोनों को निकालते हैं, दोनों फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं, सो जो तीसरा फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है, तीसरा फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या गिवन है फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। आर का निकालने का वेरियंस कोवेरियंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो दिस इज गिवन कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये कैसे डिराइव हुआ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। सो यहाँ पे अगर आप रख देते हैं इस फॉर्मूला की जगह पे कोवेरियंस का फॉर्मूला कैसे निकाला आपने, कोवेरियंस का फॉर्मूला निकालने के लिए आपने किया समीशन x माइनस एक्स बार इंटू समीशन y माइनस वाई बार, ये आपने ले लिया अपॉन में n। राइट, ठीक है, ये है आपका कोवेरियंस। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कोरिलेशन के फॉर्मूला को जब आप दोनों को इक्वल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर ये आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं तो ये एग्जैक्ट आपका ये वाला फिगर ही आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समीशन x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में n इंटू में समीशन y माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, इसका अंडर रूट लिया। सो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपने मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, ये आपका n बाहर आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है आपका x माइनस एक्स मीन इंटू समीशन y माइनस वाई मीन अपॉन में n। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा समीशन x माइनस, ठीक है, दोनों का आपने दोनों अंडर रूट में n है तो एक n बाहर आ जाएगा इंटू में समीशन y माइनस वाई बार
ये n आ गया, n से n यहाँ पे कट गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको खोलते हैं इस फॉर्मूला को, तो आपका इन दोनों को इक्वल करके ये फॉर्मूला आ जाता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो ये क्या है, ये आपका है यहाँ पे कोवेरियंस का फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला है। और अगर कोवेरियंस के फॉर्मूला को हम फर्दर खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का ही फॉर्मूला बन जाता है। सो अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि वेरिएंस और कोवेरियंस मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू में वेरिएंस ऑफ वाई। जब आप इनका अंडर रूट ले लेते हैं तो ये आपका जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आप इसका स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो ये आपका जाता है वेरिएंस। सो ये थोड़ा सा पार्ट आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करेंगे, फिर से प्ले करके सुनेंगे तो आपको ये एकदम क्लियरली मैंने एलोबरेट कर दिया है कि वेरिएंस और कोरिलेशन का फॉर्मूला को हम इक्वलाइज कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। सो इसका एक क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व कर लूंगी तो आपको ये आई गेस ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं। आपको यहाँ पे गिवन है 2 सीरीज, आपको गिवन है 2 सीरीज, आपको एग्जाम में दूसरी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो योर क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, योर क्वेश्चन इज हेयर फ्रॉम 2 सीरीज x एंड y, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया है यहाँ पे हमें 25, ठीक है। R हमें दिया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें दिया 0.6, वेरिएंस ऑफ x हमें दिया है यहाँ पे 36, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फ्रेंड्स हमें पता है वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सो अगर हमें वेरिएंस ऑफ x यहाँ पे दिया है, वेरिएंस ऑफ x हमें दिया है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपका आ जाएगा 36 का रूट कर देंगे, आपको 6 आ गया। तो एक फिगर आपको मिल गई है। यहाँ पे आप R का फॉर्मूला आपको पता है, वेरिएंस कोवेरियंस मेथड का फॉर्मूला जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है। इस टाइप से कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। तो आपको कोवेरियंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 25, आप यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको गिवन है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको निकालना है और r की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी हुई है, ये भी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लिख सकते हैं क्या, वेरिएंस ऑफ y का अंडर रूट, इक्वल ही बात है, दोनों ही बात सेम है। सो जब हम इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपका 036 इज इक्वल टू 036 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपका आ गया 25 अपॉन 3.6, जो यहाँ पे आ गया है आपका, सॉरी इट इज 3.6 नोट पॉइंट, इट इज 3.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6.94। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू ये आएगी। सो फ्रेंड इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, ये याद रखना है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये इसका स्क्वायर होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सिर्फ ये छोटी सी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आई होप ये एग्जांपल से आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम्स योर स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट। यहां तक हमने कर लिया है जो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, उसमें अगर आपको डाटा गिवन है तो आप क्या करेंगे, वो सब फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको डाटा रैंक की फॉर्म में गिवन है, तो रैंक अगर आ गई तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से ज्यादातर चांसेस क्या है फ्रेंड्स, इसमें से ज्यादा चांसेस ये है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आएगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाए। सो जब आपको फॉर्मूला दे दिया
जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला में क्या आता है। सो यहाँ पे ये डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर है जो दोनों रैंक है, दो रैंक आपको मिलती हैं। ये आपको 99% सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसको सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, लेकिन याद रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगी कि आप फॉर्मूला रटिए, आप फॉर्मूला को समझिए, एक बार की मेहनत है, लेकिन अगर फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे यूज हुआ है तो आप कभी नहीं भूलेंगे, दिस इज माई गारंटी। सो चलिए पढ़ते हैं। द स्पियर्समैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज द नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। तो पहली चीज जो यहाँ पे मार्क करनी है, ये करनी है, नॉन पैरामेट्रिक है। ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ये हमें यहाँ पे याद होने चाहिए। सो इट इज ऑल्सो सिग्निफाइड बाय द आर एस। इसको क्या बोला जाता है, आर एस से इसको सिग्निफाई किया जाता है। जैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर एस से। एस फॉर स्पियर्समैन, इट मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में, दो रैंक वेरिएबल के बीच में किस चीज को मेजर करता है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर करता है। सो जो आपको पता है कोरिलेशन क्या करता है, कोएफिशिएंट भी आपकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। कोवेरियंस क्या बताता है, कोवेरियंस आपकी सिर्फ डायरेक्शन बताता है, स्ट्रेंथ नहीं बताता। एज वेल एज स्पियर्समैन क्या बताएगा, आपकी डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ को बताएगा, लेकिन किसके बीच में, ये बताएगा दो रैंक्ड वेरिएबल के बीच में आपकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को बताएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किया है। मैं यहाँ पे एग्जांपल इसलिए कोट कर रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ सके कि इसको अप्लाई कैसे किया है, ठीक है। सो यहाँ पे दो रैंक सेट आपको गिवन है, एक ए एक बी। डी क्या है, डी दोनों रैंक सेट के बीच में डिफरेंस है, तो ए माइनस बी को करके इन्होंने डी निकाला है। इस डी का जब स्क्वायर कर दिया तो ये बन जाता है डी स्क्वायर। और इसको फॉर्मूला में कैसे पुट करते हैं, सो इसको फॉर्मूला में डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया गया है। एन क्या है, एन आपका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो आप देख सकते हैं जो आपकी डी स्क्वायर की वैल्यू आई है उसी के बेस पे फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया गया है। सो फॉर्मूला क्या है आपका, 1 माइनस 6 डी स्क्वायर का समीशन डिवाइड बाय एन रूट माइनस 1। इसको कई बार लिख दिया जाता है n3 माइनस 1b। इसको यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। सो इसको जब पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है। मेरा बेसिक पर्पस ही आपको फॉर्मूला समझाने का और याद करवाने का है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप, रैंक कोरिलेशन को निकालेगा। थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड मेथड आपका कॉनकर्न डाइवेशन मेथड। कॉनकर्न डाइवेशन मेथड क्या बताता है, कॉनकर्न डाइवेशन मेथड ही बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। यहाँ पे ये भी स्ट्रेंथ को नहीं बताता है फ्रेंड्स, आपको ये नोट करना है और आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद करना है। तो फॉर्मूला इसका यहाँ पे क्या गिवन है, फॉर्मूला आपको गिवन है आर सी से हम इसको कॉनकरेंट मेथड को नोट करेंगे। आर से हम नोट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, आर एस से नोट करेंगे स्पियर्समैन को, और आर सी से नोट करेंगे कॉनकरेंट को। सो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो c यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस आफ्टर मल्टीप्लाइंग द चेंज डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ x माइनस x सीरीज एंड y सीरीज। यानी कि यहाँ पे आपको दो सीरीज गिवन होंगी, x और y सीरीज। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि x में कैसे चेंज हो रहे हैं, x शुरू में 10 है, फिर 12 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 15 हो गया। ऐसे ही y सीरीज है जो शुरू में आपकी आएगी 9 है, 8 है, फिर 10 हो जाती है, फिर 12 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कैसे साइंस आ रहे हैं, आपके यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस का साइन, यहाँ पे आ रहा है आपका प्लस का साइन, यहाँ पे आ रहा है फिर आपका प्लस का साइन। सो जब इन दोनों सीरीज के साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, फिर आपका आता है माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो ये क्या किया, यहाँ पे आपने ये साइंस को ड्राइव कर लिया, माइनस माइनस प्लस। सो ये जो c क्या है, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन को बताएगा। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन यहाँ पे अगर इन सीरीज की बात करें तो कितना है, CA1। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सो फ्रेंड्स मेरा मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करवाने से, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो एग्जाम में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और 2 नंबर कभी नहीं मिस करेंगे अपने। सो फ्रेंड्स इट वॉज ऑल अबाउट द कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमने पढ़ा कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस किसको बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कार्ल पियर्सन ने क्या बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में, इसने उनके 3 फॉर्मूलाज दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कोरिलेशन की, एज वेल एज कार्ल पियर्सन की अजम्पशंस क्या है। फिर हमने पढ़ा
कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया ये भी हमने पढ़ा। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट आपको किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट मैंने ये एफर्ट्स लिए हैं कि आपको ये समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, फिर हमने सॉल्व किया स्पीयर्समैन को, कनकरेंट को, और इसके साथ पूरा हो जाता है हमारा कोरिलेशन। एंड आई एम श्योर एक दो बार इन वीडियोस के गो थ्रू होने के बाद यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम द कोरिलेशन, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम में, किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर द सेशन, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। सो stay tuned for the upcoming videos. Have a nice day. Thank you for watching.